जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर बी एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी की एक और स्पेशल क्लास जो कि संबंधित रहेगी हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित अधिकतर एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रहा, यूपी SI रहा, यूपी लेखपाल रहा। अधिकतर एग्जामों में इसमें से इस क्लास में से क्या प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्लास का पहला प्रश्न। इस क्लास का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। क्या पूछा उसने, इन चारों में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। बड़ा ऊ कैसा है, हमारा पुल्लिंग वर्ण है। बड़ा ऊ कैसा पुल्लिंग वर्ण है। छोटी ई, बड़ी और री ये कैसे वर्ण है, ये हमारे स्त्रीलिंग वर्ण है। तो इसमें क्या पूछा था, स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बड़ा ऊ कैसा पुल्लिंग वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। इन चारों वर्णों में से किसका उच्चारण तालु से होता है। यहाँ पे देखेंगे किसका उच्चारण तालु से होता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा का। का जो उच्चारण होता है वह कहां से होता है, का उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है, कंठ से होता है। और ढा का जो उच्चारण होता है वह होता है हमारा मूर्धा से। कहां से होता है, मूर्धा से होता है। कहां से होता है, मूर्धा से होता है। ऑप्शन सी देखेंगे, छा का जो उच्चारण होता है वह होता है हमारा तालु से। कहां से होता है, तालु से होता है। और मां का जो उच्चारण स्थान है वह है क्या है, ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। तो इसमें क्या पूछा था, किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा, छा, जिसका उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा लुंठित ध्वनि है। इन चारों में से कौन सी ध्वनि लुंठित है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, रा जो वर्ण है किस प्रकार की ध्वनि है, रावण में लुंठित ध्वनि है। रावण किस प्रकार की ध्वनि है, रावण में लुंठित ध्वनि है। रावण को हम कह सकते हैं यह एक प्रकंपित ध्वनि भी है। किस प्रकार की ध्वनि है, रावण हमारी प्रकंपित ध्वनि भी है और लुंठित भी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लुंठित ध्वनि कौन सी है, रा। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। उच्चारण की दृष्टि वाह का उच्चारण कहां से होता है। तो वाह का जो उच्चारण होता है दंत्य और ओष्ठ से मिलकर होता है। कहां से होता है, दंत्य और ओष्ठ से मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है। हंसपद जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, हंसपद विराम चिन्ह। जो इस तरीके का जो विराम चिन्ह होता है क्या होता है, वो हंसपद विराम चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है हमारा बड़ी ए। बड़ी ए के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है। बड़ी ए के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है। सबसे पहले देखेंगे आ और छोटा आ और प्लस ई से मिलकर क्या बनता है। छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर क्या बनता है। तो छोटी ई से मिलकर बनता है हमारा छोटी ए। और छोटी ए से मिलकर क्या बनता है, बड़ी ए। छोटी ए से मिलकर क्या बनता है, बड़ी ए। यहाँ पे देखेंगे छोटी ए का जो निर्माण होता है कहां से होता है, कंठ। आ का उच्चारण है कंठ से और ई का उच्चारण है कहां से, तालु से। कहां से है, तालु से। तो छोटी ए का जो निर्माण हुआ कंठ और तालु से मिलकर हुआ। कंठ और तालु से मिलकर हुआ। उसी प्रकार बड़ी ए का उच्चारण भी कहां से होगा, कंठ और तालु से होगा। कहां से होगा, कंठ और तालु से होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बड़ी ए का उच्चारण की सहायता में किस किस की सहायता होती है, कंठ और तालु की सहायता होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। कोष्टक में जो ये विराम चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं। कोष्टक में जो ये विराम चिन्ह है इसका क्या नाम है, क्या नाम है। तो इसका नाम है हमारा क्या, अर्ध विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे ये जो तीन ऑप्शन हो रहे हैं इसको ये इनके क्या क्या चिन्ह है। तो देखेंगे उद्धरण चिन्ह को किस तरीके से कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह जो इस तरीके का होता है वह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। और निर्देशक की मैं बात करूं तो निर्देशक चिन्ह किस तरीके का होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है इस तरीके का होता है। अब बात करूं मैं अल्पविराम की, तो अल्पविराम किस तरीके का होता है। अल्पविराम जो होता है इस तरीके से होता है। अल्पविराम जो होता है इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या पूछा था, चिन्ह का नाम बताइए। यानी यह जो चिन्ह है, जो इस तरीके का जो चिन्ह है, उस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं। तो उस चिन्ह को जानते हैं हम अर्धविराम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, वर्णमाला का कौन सा अक्षर हमारा पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है इसका मतलब कौन सा वर्ण, वर्णमाला के कौन से वर्ण हमारे स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग नहीं है तो क्या होंगे, वो स्त्रीलिंग होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे
कौन से वर्ण हमारे स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेंगे हमारे स्त्रीलिंग होंगे, छोटी ई और बड़ी ई। ये कैसे वर्ण है, स्त्रीलिंग वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या कहते हैं, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अगला है 10वां प्रश्न, द, आ, का, शा और आ से मिलकर क्या बनता है। द, आ और का, द, आ, का, शा और आ से मिलकर बनता है, दा आ से मिलकर बनेगा एक पूर्णा सा, पूर्ण दा बनेगा, और का, शा आ से मिलकर बनेगा हमारा श्र यानी दक्ष। किसका निर्माण होगा, दा और छा का निर्माण होगा यानी दक्ष बोलेंगे उसको। किसका निर्माण होगा, इन सभी के योग से क्या बनेगा हमारा, दक्ष बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इन सभी के योग से जो मिलकर बनेगा हमें दक्ष प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ढा वर्ण वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ग है, तीसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग, और जो कि तीसरा वर्ग किससे संबंधित है, टा वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, टा वर्ग का तीसरा वर्ण, टा वर्ग के तीसरे वर्ण में आता है। टा वर्ग का तीसरे वर्ण में क्या आता है, ढा वर्ण आता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहती हैं। यानी इन चिन्हों की सहायता से ही वर्णों का निर्माण होता है। लिपि चिन्हों की सहायता से ही वर्णों का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या होती है। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या होती है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हास्य स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब जानेंगे वह हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। और वह 4 कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। सबसे पहले आएगा हमारा छोटा आ, उसके बाद आएगा हमारा छोटा ऊ, छोटा आ, छोटा ऊ, उसके बाद आएगी छोटा आ, छोटी आ के बाद आएगा छोटी ई। क्या आएगी, छोटी ई। उसके बाद आएगा छोटा ऊ, और उसके बाद आएगी हमारी री। क्या आएगी, री। इन चारों को क्या कहते हैं, हम हास्य स्वर कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं, हम हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो कितनी होती है, 4 होती है। क्या पूछा था इसमें, हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है। क्या पूछा है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, उनको स्वर में काउंट नहीं किया जाता। जिनका प्रयोग तो होता है उनको, लेकिन स्वर में काउंट नहीं करती है। तो कौन सी दो मात्राएं ऐसी, तो छोटी अंग और बड़ी अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसको इन दोनों को किस नाम से भी जानते हैं, इन दोनों को जानते हैं अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से समलंबानी। क्या पूछ रहा है उसने, उच्चारण की दृष्टि से समलंबानी का वर्गीकरण है। समलंबानी का वर्गीकरण है, तो क्या है समलंबानी का वर्गीकरण, तो देखेंगे यहाँ पे संप्रक्ति ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है वर्गीकरण, संप्रक्ति ध्वनि समलंबानी का वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से क्या पूछा है उसने, दीर्घ से भी अधिक स्वर लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो किसमें लगता है, प्लुत स्वर में लगता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा इसको सी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर, जिसको क्या होता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और दीर्घ स्वर की मैं बात करूं तो यह, इसको क्या मूल स्वर से भी अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर लगेगा, करेक्ट आंसर है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। तो आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्शीय जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 25 होते हैं। इसको हम किस नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं।
ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको हम वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं, स्पर्शीय व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 25 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का वर्ण के बाद कौन सा वर्ण दिखाई देता है? तो हमारा जो छा वर्ण है यह दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। का वर्ण के बाद ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। का वर्ण के बाद छा दिखाई देता है। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है उससे किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? इन चारों में से दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण कौन सा है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो दा है वो सा है, वो कैसा है हमारा दंत्य वर्ण है। दंत्य वर्ण है, कैसा दंत्य वर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या है बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। और इसमें बता दूं दा को भी वैसे किससे बोलते हैं? दंत्य वर्ण है। दा भी हमारा कैसा है? दा भी कैसा है हमारा दंत्य वर्ण है। दा भी हमारा कैसा है? दंत्य वर्ण है। दा और सा क्या है? दोनों के दोनों कैसे है? दंत्य वर्ण है। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अनुनासिक क्या है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये क्या है थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये क्या है हमारा अनुनासिक। ये क्या है? निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है? तो देखेंगे चा है, पा है, चा मा गा और पा। कौन सा अनुनासिक वर्ण? 5वें स्थान पर कौन सा आता है? मा। कौन सा ये हमारा अनुनासिक वर्ण है? कौन सा अनुनासिक वर्ण है? ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का जो उच्चारण है हमारा कहां से होता है? दंत से होता है। कहां से होता है? दंत से होता है। ला और सा का जो उच्चारण है कहां से होता है? ला और सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत से होता है। कहां से होता है? दंत से होता है। दोनों का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। तो देखेंगे यहाँ पे सभी के सभी, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। किसी प्रश्न के ऑप्शन यहाँ पे गलती से टाइप हो गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? उच्चारण की बात कर रहा है, ला और सा के उच्चारण की बात कर रहा है, तो वो कहां से होता है? ला और सा का उच्चारण दंत से होता है। कहां से होता है? दंत से होता है। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण की ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी वर्ण की ध्वनि नहीं है? क्या पूछा उसने? इनमें से कौन सी देवनागरी वर्ण की ध्वनि नहीं है? तो देखेंगे कंठ ध्वनि देवनागरी वर्ण की ध्वनि है, और दंत ओष्ठ भी देवनागरी वर्ण की ध्वनि है। ऑप्शन डी देखेंगे मूर्धा भी देवनागरी वर्ण की ध्वनि है। जो जीवा ध्वनि है यह हमारी देवनागरी वर्ण की ध्वनि नहीं है। क्या है? जीवा जो है देवनागरी वर्ण की ध्वनि नहीं है। कंठ भी है, दंत भी है और मूर्धा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जीवा देवनागरी वर्ण की ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से है? ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। कहां से होता है? तालव्य से है। कहां से है? तालव्य से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है। तो तालु से कहां से होता है? तो क्या माँ का उच्चारण तालु से होता है? माँ का कहां से होता है? माँ का होता है ओष्ठ से। कहां से होता है? ओष्ठ से होता है माँ का उच्चारण स्थान। कहां से होता है? वो ओष्ठ से होता है। और सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है। कहां से होता है? सा का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है? तालु से होता है। और मैं गा की बात करूं, गा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? गा का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। और ना की मैं बात करूं, ना का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत से। कहां से होता है? दंत से होता है। तो इसमें क्या पूछा था? तालव्य से। तालु से कहां? किससे? तालु से। कौन सा वर्ण का तालव्य से उच्चारण स्थान होता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा? शा का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, तो उसे क्या कहती है? जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह की बात करूं, आयोगवाह की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है।
अयोग वाह कुल कितने होते हैं? 2 होते हैं। वह 2 कौन कौन से होते हैं? छोटी अंग होती है एक, क्या होती है? छोटी अंग होती है, और एक होती है हमारी बड़ी अंग। क्या होती है? छोटी अंग और बड़ी अंग। कितने होते हैं? 2 होते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। अब वह 2 कौन कौन से हैं? वह 2 जो है कौन कौन से हैं? 2 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया है। अब वो 2 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा अघोष। कौन सा आता है? सबसे पहला आएगा हमारा अघोष, और दूसरा होता है हमारा सघोष। सघोष को ही हम क्या कहते हैं? सघोष को ही हम घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष को ही हम घोष वर्ण कहते हैं। तो 2 वर्गों में बांटा गया है, अघोष और सघोष में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक शब्द की वर्तनी, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे क्या है? वर्णों। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? यानी वर्ण को अलग अलग वर्ण को तोड़ना क्या कहलाता है? वर्ण को क्या, वर्ण का विभाजन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? क्या कह रहा है? स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, क्या हास्य स्वर स्वर्ग का वर्गीकरण है? हाँ। प्लुत स्वर स्वर का वर्गीकरण है? हाँ, ये भी है। और संयुक्त स्वर भी स्वर का वर्गीकरण है। तो संयुक्त स्वर भी स्वर का वर्गीकरण है। जो है ये द्रवित्व, यह क्या है? यह स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर कह सकते हैं हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर कह सकते हैं हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर भी कहते हैं। गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर में क्या होता है? 1 मात्रा का समय लगता है। मूल स्वर में भी 1 मात्रा का समय लगता है। लघु स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर में कितना? 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर में क्या? 3 मात्रा का समय लगता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 2 मात्रा का समय किसमें लगता है? गुरु स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग को कहां से बोला जाता है? विसर्ग का जो उच्चारण है वह कहां से होता है? विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग, यानी वह कह रहा प्रथम, फर्स्ट और द्वितीय, किसकी बात कर रहा? फर्स्ट और द्वितीय की बात कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? पहला और दूसरा। पहला और दूसरे को हम क्या कहते हैं? पहला और दूसरे को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम अघोष। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम अघोष वर्ण कहते हैं। पहला, और इसने उसमें क्या पूछा था? प्रथम और द्वितीय वर्ग। प्रथम और द्वितीय वर्ग को क्या कहते हैं? हम अघोष वर्ण के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम से जानते हैं? अघोष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और जो बाद के जो 3 होते हैं उसको हम सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण भी कहते हैं। सघोष वर्ण या घोष वर्ण भी कहते हैं। तो इसमें पूछा था प्रथम और द्वितीय की पूछा था, वह क्या कहलाते हैं? हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित इन चारों में से हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। 4 कौन कौन से होते हैं? या, र, ला और वाह। या, र, ला, वाह। या, र, ला और वाह, ये कैसे होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, या, र, ला और वाह, ये चारों के चारों कैसे वर्ण है? व्यंजन है हमारे, अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण। क्या बात कर रहा है? अघोष और महाप्राण हो कोई वर्ड, इन चारों में से कौन सा वर्ड हमारा स्पर्शीय व्यंजन है? स्पर्शीय व्यंजन देखेंगे चारों के चारों वर्ण हमारे कैसे हैं? स्पर्शीय व्यंजन है, यानी कि 25 वर्णों के अंदर आते हैं ये चारों के चारों। उसके बाद है उसने आगे कहा है कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि देखेंगे क्या का जो है इसका उच्चारण कहां से होता है? इसका भी उच्चारण कंठ से होता है। कहां से होता है? इसका उच्चारण भी कंठ से होता है। गा का उच्चारण देखेंगे, इसका भी उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन ए देखेंगे, खा का भी उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, इसका भी उच्चारण कहां से होता है? हमारा कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। तो आगे इसमें देखेंगे हम अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण की पहचान करेंगे इसमें। अघोष वर्ण जो मैंने आपको बताया था, जो पहले दो जो कॉलम होते हैं, यानी पहला और दूसरा जो कॉलम होता है वर्गीय व्यंजनों का, पहला और दूसरा जो कॉलम होता है वह कैसे वर्ण होते हैं? पहले और दूसरे वर्ण, वो पहले और दूसरे कॉलम में जो वर्ण होते हैं वह होते हैं हमारे अघोष वर्ण होते हैं। तो उसमें देखेंगे पहला और दूसरे में कौन सा? का हमारा पहले में आता है। का लेकिन हमारा कौन सा है? सबसे पहला कॉलम जो होता है वह होता है हमारा अल्प प्राण का, दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण का। तो इसमें क्या पूछा? महाप्राण ध्वनि है। तो का जो है हमारा कैसा? अल्प प्राण है। का कैसा? अल्प प्राण है। उसने क्या पूछा था? महाप्राण है। तो ऑप्शन डी तो हमारा का तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सी कैसा है? सी है हमारा कैसा? सी हमारा सी गा कैसा है? गा हमारा सघोष वर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बी कैसा? बी भी हमारा कैसा है? सघोष वर्ण है, तो ये भी नहीं होगा, यानी घोष वर्ण है ये भी। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, खा कैसा है? खा हमारा खा वर्ण है, हमारा अघोष वर्ण है। कैसा है? खा अघोष वर्ण है और इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। और यह एक स्पर्शीय व्यंजन भी है। कैसा है? यह एक स्पर्शीय व्यंजन भी है। तो ये चारों के चारों किससे मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए से मिलते हैं। ये कंडीशन फॉलो करने वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इन चारों कंडीशनों को लागू कह सकते हैं, मानता है एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में, जिसका उच्चारण कहां से होता हो? ओष्ठ से होता हो। यानी कि वर्गीय व्यंजन का अंतिम कॉल, वर्गीय व्यंजन का अंतिम रो जो होती है, अंतिम जो रो होती है, लास्ट वाली जो रो होती है, उसका उच्चारण कहां से होता है? कहां से होता है उसका उच्चारण होता है हमारा ओष्ठ से। तो देखेंगे फ फ ब भा और मा, इनका उच्चारण कहां से होता है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए, इनका उच्चारण सभी का सभी कहां से होता है? तो इनका उच्चारण होता है हमारा ओष्ठ से। कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा सभी स्पर्शीय व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी की सभी स्पर्शीय व्यंजन कौन से वर्ग में? तो देखेंगे क च प और दा, देखेंगे पहले ऑप्शन में है सभी के सभी स्पर्शीय व्यंजन वर्ग। का से लेकर कहां तक होते हैं स्पर्शीय व्यंजन? का से लेकर कहां तक होते हैं? का से लेकर ये होते हैं हमारे मां तक। कहां तक होते हैं? का से लेकर ये होते हैं मां तक। का से लेकर कहां तक होते हैं? ये होते हैं हमारे मां तक। कहां तक? मां तक होते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहां से लेकर कहां तक होते हैं? मां तक जो वर्ण होते हैं ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं? स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। का से लेकर कहां तक? मां तक। तो देखेंगे का, चा, पा और दा किसके अंदर आ रहे हैं? स्पर्शीय व्यंजनों के अंदर आते हैं। क्या हा इसके अंदर आता है? हा इसके अंदर नहीं आता है। और या सा ये भी नहीं आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हा भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर है कौन सा? अर्ध जो विवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर को कितने होते हैं हमारे? अर्धविवृत स्वर जो होते हैं हमारे, अर्धविवृत स्वर होते हैं हमारे 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब जानेंगे वह अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं 3। तो सबसे पहले आएगा हमारा आ। कौन सा आएगा? आ आएगा। उसके बाद आएगा हमारा बड़ी ए। उसके बाद कौन सी आएगी? उसके बाद आएगा हमारी बड़ी ए। और उसके बाद आएगी हमारी कौन सा? बड़ा ओ। कौन सा आएगा? बड़ा ओ। ये तीनों के तीनों जो वर्ण है, ये तीनों के तीनों जो वर्ण है कैसे हमारे? अर्धविवृत स्वर है। क्या है? अर्धविवृत स्वर है। कैसे हैं ये हमारे? अर्धविवृत स्वर है। कैसे? अर्धविवृत स्वर है। तो देखेंगे अर्धविवृत स्वर कौन सा है इनमें? क्या आ कहीं है? आ नहीं है। उसके बाद देखेंगे छोटी ए। छोटी ए देखेंगे, छोटी ए कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? अर्धविवृत स्वर है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बड़ी ए, सॉरी बड़ी ए क्या है हमारा? एक अर्धविवृत स्वर है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनसे हम क्या कहते हैं? वे हैं। यानी उसने पूछा है जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है वे हैं, उनको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम निर्नुनासिक। क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक बोलते हैं।
और जिनकी ध्वनि मुंह नाक से निकलती है तो उसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है उसको अनुनासिक बोलते हैं, और जिसकी ध्वनि मुख से निकलती है उसको बोलते हैं मृदुनासिक। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण, सबसे पहले मैं बात करूं अंतस्थ वर्ण की, तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? या, रा, ला और वा। कितनी होती है? 4 होती है। या, रा, ला, वा। ये कैसे कैसे वर्ण है? ये सभी के सभी कैसे वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण। अब मैं बात करूं ऊष्मीय वर्ण की, मैं बात करूं इसमें अब ऊष्मीय वर्ण की, ऊष्मीय वर्ण कितने होते हैं? ऊष्मीय वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो वह 4 कौन कौन से हमारे? 4 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखेंगे ऊष्मीय जो वर्ण होते हैं हमारे 4 होते हैं। तो 4 जो वो कौन कौन से होते हैं? 4 जो वर्ण होते हैं हमारे, श, 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 यहाँ पे देखेंगे श, 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 श और श और हा। ये चारों के चारों जो वर्ण होते हैं कैसे होते हैं? हमारे ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। तो कितने हो गए? 4 और 4 मिलकर कितने हुए? 8। 4 और 4 मिलकर कितने हुए? 8। तो देखेंगे कितने होते हैं? अंतस्थ वर्ण और ऊष्मीय वर्ण कितने होते हैं? 8 होते हैं। दोनों को मिलाकर कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य जो वर्ण है हमारा इनमें से कौन सा है? तो काकल्य वर्ण है हमारा हा। कौन सा है काकल्य वर्ण? हा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, या का उच्चारण स्थान है, जो या वर्ण है या का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो या वर्ण का उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु। कंठ के बाद कौन सा आता है? तालु। तालु से होता है। कंठ के बाद कौन सा आता है? तालु से होता है। या का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धा। मूर्धा चा, छा, छा, चा, छा, जा और झास का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धन्य है। क्या ये सभी के सभी वर्ण मूर्धन्य है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? गलत है। चा का जो उच्चारण है कंठ के बाद क्या आता है हमारा? तालु आता है। कंठ के बाद क्या आता है हमारा? तालु आता है। इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु। चा, छा, जा और झा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? उसमें क्या दिया था? मूर्धा दिया था। उसमें क्या दिया? मूर्धा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। और ओष्ठ क्या देखें? ओष्ठ से देखेंगे पा, फा, भा, ये सभी के सभी ओष्ठ। कंठ से देखेंगे का, खा, खा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, तालव्य ध्वनियां। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालव्य जो ध्वनियां है वह कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियां इनमें से कौन सी है? कंठ के बाद क्या आती है? तालु। कंठ के बाद क्या आती है? तालु। यानी चा। चा वर्ग का देखेंगे, चा और छा कहां से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर है। तालु तालव्य ध्वनियां हैं चा और छा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यंजन के उच्चारण में, किस व्यंजन के उच्चारण जीवा तालु से नहीं टकराती है? कहां से नहीं टकराती? तालु से नहीं टकराती। यानी वह वर्ण कैसे नहीं होनी चाहिए? तालव्य नहीं होनी चाहिए। तालु से नहीं टकराती है। यानी तालव्य वर्ण कैसे होता है? जिनका उच्चारण यानी जीवा कहां से टकराती है? तालव्य वर्ण तालु से टकराती है, यानी ऊपर ऊपर टकराती है तालु से। उसने क्या हो जाए? तालु से नहीं टकराती। तो देखेंगे चा जो वर्ड है उसको हटाकर उसको हटाएंगे। सबसे पहले चा। चा का उच्चारण कहां से होता है? चा का उच्चारण तालु से होता है। और सा का भी उच्चारण कहां से होता है? हमारा तालु से होता है। सा का भी उच्चारण हमारा तालु से होता है। और अब देखेंगे जा का भी उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। जा को भी हटाएंगे तो हमारा घा बचा गया, हमारा घा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? घा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। घा का उच्चारण कहां से होता है? घा का जो उच्चारण होता है हमारा कंठ से। कहां से होता है? कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? का वर्ग के, का, खा, गा, घा। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, का वर्ग में कौन से आते हैं? का, खा, गा और घा किस में आते हैं? का वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर सॉरी बी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्धन्य स्पर्श, मूर्धन्य स्पर्श और सघोष और नासिक अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? यानी कि इन चारों वर्णों में से ऐसा कौन सा वर्ण मूर्धन्य भी हो, स्पर्श भी हो और सघोष भी हो, नासिक भी हो और अल्पप्राण भी हो? क्या हो? अल्पप्राण भी हो। तो अल्पप्राण भी हो। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम माँ। माँ कैसा है हमारा? माँ है हमारा ओष्ठ वर्ण। क्या है? ओष्ठ, जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को काटेंगे, माँ तो नहीं होगा, माँ तो नहीं होगा। फिर अय्या को देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी पे देखेंगे,
अय्या का कहाँ से होता है, तालु से होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसने क्या पूछा था, मूर्धन्य स्पर्शीय व्यंजन का व्यंजन कौन सा इनमें से, कौन सा घोष भी हो और नासिक भी हो, ये सभी के सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिक से होता है। कहाँ से होता है, नासिक से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है, और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। उसमें पूछा है मूर्धन्य वर्ण हो, कैसा हो, मूर्धन्य वर्ण हो। ये सभी के सभी कैसे हमारे अल्प प्राण है, चारों के चारों ऑप्शन कैसे अल्प प्राण में, अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण भी है और नासिक के वर्ण भी है। कैसे है, नासिक के वर्ण भी है, और कह सकते हैं, और क्या है, सघोष व्यंजन भी है, कह सकते हैं सघोष व्यंजन भी है ये चारों के चारों ऑप्शन, और स्पर्शी व्यंजन भी है। कैसे है, स्पर्शी व्यंजन। तो हमें किससे पहचान करनी है, मूर्धन्य से पहचान करनी है। इसका उच्चारण होता है हमारा ओष्ठ से, और इसका उच्चारण होता है हमारा तालु से, तालु से। और दा देखेंगे, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। कहां से होता है, कंठ से। कहां से होता है, कंठ से होता है। तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। णा का उच्चारण कहां से होता है हमारा, मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण कौन सा है जिसका उच्चारण कहां से होता है, नाक से होता है। कहां से होता है, नाक से होता है। तो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, नाक से होता है। यानी वर्गीय व्यंजन का जो पांचवा जो कॉलम होता है उन सभी का उच्चारण कहां से होता है, नाक से होता है। अनुनासिक वर्ण होते हैं वो सभी के सभी, पांचों के पांचों जो वर्ण होते हैं पांचवें कॉलम के, वह सभी अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, चांद और सांस। चांद और सांस में क्या है, अनुनासिक वर्ण का प्रयोग किया गया, अनुनासिक का प्रयोग किया गया। किसका, अनुनासिक का प्रयोग किया गया चांद और सांस में। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त जो स्वर है कौन सा है, जो संयुक्त स्वर है कौन सा है। संयुक्त स्वर हमारा, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कैसा है हमारा संयुक्त स्वर है। अब यहाँ पे देखेंगे जो संयुक्त जो स्वर है हमारा कौन कौन से होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन से होते हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। चारों के चारों जो वर्ण होते हैं कैसे स्वर होते हैं हमारे, संयुक्त स्वर होते हैं। चारों वर्ण कैसे होते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हास्य और दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है। हास्य और दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है, या स्वर के प्रकार है। किसके प्रकार है, स्वर के प्रकार है। किसके प्रकार है, स्वर के प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसके प्रकार है, स्वर के प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हा का उच्चारण स्थान है, हा का उच्चारण स्थान कहां से होता है, हा का उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हा का जो उच्चारण है कहां से होता है, कंठ से होता है।